नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। रोशन आनंद सर का जो डबल स्टार सीरीज चला था, जिसमें उन्होंने दावा किया था और दावा करते भी है कि दरोगा कोई भी एग्ज़ाम जिसमें इसको कर लेने से आपका 70 से 80% क्वेश्चन कवर हो जाता है, और यह बात सिद्ध भी हुआ है। तो इससे पहले का जो दोस्तों इस सेट 4 है, सेट 4 का तीसरा टाइप होगा। सेट 4 का 1 और 2 टाइप अपलोड कर दिया गया है। तो इसमें दोस्तों मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर को हम छोड़ते हैं, ठीक है। ये तो अपडेट होता ही रहता है, केवल स्टैटिक पोर्शन को ही लेके हम चलेंगे, ठीक है। चलिए, देखिए 28 नंबर से पहले का अपलोड हो चुका है। 28 नंबर में रीजनिंग है। अच्छा, 29 नंबर में देखिए ये आपका करंट अफेयर है, इसको भी छोड़ेंगे। अ, इसको भी छोड़ेंगे, करंट अफेयर है, ठीक है। ये सब कुछ करंट अफेयर है दोस्तों, इसको छोड़ते चलेंगे, ठीक है। ये छोड़ेंगे इसको भी। 31 नंबर से यहाँ पे सही है। एक सेकेंड, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 31 नंबर कहता है दोस्तों कि वर्ष 1975 में ब्रिटिश सेना और अमेरिकी उपनिवेशवासियों के बीच प्रथम संघर्ष लेक्सिंगटन लेक्सिंगटन नामक स्थान पर हुआ था। वर्ष 1975 में ब्रिटिश सेना और अमेरिकी उपनिवेशवासियों के बीच प्रथम संघर्ष जो हुआ था ना, लेक्सिंगटन नामक स्थान पर हुआ था। वर्ष 1975 में ब्रिटिश सेना, दोस्तों इसमें हम 3 से 4 बार बोलकर दोस्तों हम याद करवाते हैं ताकि आपको याद हो जाए। पूरा यूट्यूब में दोस्तों इसका पूरा डिस्कशन इतना बार बोल बोल कर आपको नहीं मिलेगा, आप चेक कर लीजिए, चैलेंज है मेरा। वर्ष 1975 में ब्रिटिश सेना और अमेरिकी उपनिवेशवासियों के बीच प्रथम संघर्ष लेक्सिंगटन नामक स्थान पर हुआ था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारण, देखिए अमेरिका में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसका कारण क्या था। भौगोलिक दूरियां, मध्यम वर्ग का उदय, उपनिवेश में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव, सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की पराजय, जॉर्ज तृतीय की दोस्तों निरंकुश नीतियां। साथ ही साथ आपको कह दें कि जॉर्ज तृतीय का निरंकुश नीतियां, ब्रिटेन द्वारा आपत्तिजनक कर लगाना, लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका, बोस्टन चाय पार्टी तत्कालिक कारण था। लेकिन मेन तत्कालिक कारण दोस्तों बोस्टन की चाय पार्टी थी। फिर से देखेंगे दोस्तों, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारण भौगोलिक दूरियां, ये भी था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण भौगोलिक दूरियां था। मध्यम वर्ग का उदय भी था। मध्यम वर्ग का उदय, उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की पराजय, जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीतियां, ब्रिटेन द्वारा आपत्तिजनक कर ब्रिटेन द्वारा आपत्तिजनक कर लगाना, लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका। लेकिन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण दोस्तों जो था ना, वो बोस्टन की चाय पार्टी था। वो था बोस्टन की चाय पार्टी, इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। कहता है कि सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच 1756 से 1763 के बीच हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1756 से 1763 में हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड व फ्रांस में 1756 से 1763 के बीच हुआ था। याद हो गया, 3 बार हम बोले, एक बार फिर। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच दोस्तों 1756 से 1763 के बीच हुआ था, ठीक है। अब कहता है सप्तवर्षीय युद्ध पर टिप्पणी करते हुए प्रोफेसर पोलार्ड ने कहा, जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था ना इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, उस पर टिप्पणी करते हुए प्रोफेसर पोलार्ड ने कहा, फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया है। क्या कहा था प्रोफेसर पोलार्ड ने? कि फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया है। देखिए दोस्तों, प्रोफेसर पोलार्ड ने कहा कि फ्रांस की पराजय ने, माने फ्रांस की हार ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया है। आगे देखिए क्या कहता है। आगे दोस्तों कि सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड को काफ़ी आर्थिक क्षति हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड को बहुत आर्थिक क्षति हुई थी, और इसी के क्षतिपूर्ति के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री
ग्रेनविले ने 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित किया था। समझिएगा, ये कहता है सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड को काफी नुकसान हुआ था, आर्थिक नुकसान हुआ था। इसी की क्षतिपूर्ति के लिए उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने उस समय इंग्लैंड के तत्कालिक प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित किया था। याद हो गया। तो एक बार फिर सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड को काफ़ी आर्थिक क्षति हुई। इसी की क्षतिपूर्ति को इसी के क्षतिपूर्ति के लिए उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित किया था। ब्रिटिश संसद द्वारा लगाए गए करों को विरोध में ब्रिटिश संसद द्वारा लगाए गए करों के विरोध में सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया था। एक बार फिर से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि ब्रिटिश संसद द्वारा लगाए गए करों के विरोध में, ब्रिटिश संसद जो कर लगाया था ना उसके विरोध में सैमुअल एडम्स ने, किसने? सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया था। किसने दिया था? सैमुअल एडम्स ने। सैमुअल एडम्स ने कहा कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये नारा दिए थे सैमुअल एडम्स ने। 1776 में दोस्तों, 1776 में टॉप्सन पेन की लघु पत्रिका कॉमन मेंस प्रकाशित हुई। देखिए, टॉमस पेन की एक लघु पत्रिका थी कॉमन मेंस। तो टॉमस पेन की लघु पत्रिका का नाम क्या था? कॉमन मेंस। टॉमस पेन की लघु पत्रिका का नाम कॉमन मेंस। टॉमस पेन आदमी के लेखक का नाम है। इसकी एक लघु पत्रिका था जिसका नाम था कॉमन सेंस। ओहो हो, कॉमन सेंस हम उल्टे पढ़ दिए। चलिए दोस्तों, कहता है कि सबसे पहले कॉमन सेंस कौन लिखा है? टॉमस पेन। कॉमन सेंस कौन लिखा है? टॉमस पेन। कॉमन सेंस कौन लिखा है? टॉमस पेन। कब? 1776 में। ठीक है, अब आए आगे। 1773 के चाय कानून के विरोध में बोस्टन बंदरगाह पर चाय से लदे जहाज से चाय की सभी पेटियां को अमेरिका वासियों द्वारा समुद्र में फेंक दिया गया। इस घटना को बोस्टन की टी पार्टी के नाम से जानते हैं। बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1773 में चाय कानून के विरोध में बोस्टन बंदरगाह पर चाय से लदे जहाज से चाय की सभी पेटी को अमेरिका के लोग ना उतार उतार के समुद्र में फेंक दिया। पूरा पानी लाल हो गया था। इसी को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना गया। 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया। 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन आयोजित हुआ। 4 जुलाई 1776 में फिलाडेल्फिया ने दूसरा महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया। ठीक है, इस सम्मेलन में ध्यान दीजिएगा, इस सम्मेलन में टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया और जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया। एक बार फिर देखिएगा दोस्तों क्या कहता है। सबसे पहले देखिए, 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन आयोजन किया गया। ठीक है, इस सम्मेलन में जेफरसन द्वारा इस सम्मेलन में, ठीक है, टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया। ठीक है, इस स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया और जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका उपनिवेश का सेनापति नियुक्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था फरवरी 1793 को। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम दोस्तों फरवरी 1783 में हुआ था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम फरवरी 1783 में हुआ, पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हो गया। फिर से देखिएगा, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? फरवरी 1783 को हुआ था, लेकिन पेरिस की संधि की तहत समाप्त हो गया। ठीक है, अच्छा, अमेरिका संविधान का निर्माण 1787 में हुआ। अमेरिकी संविधान का जो निर्माण हुआ 1787 में हुआ, जो 1789 से लागू हुआ। अमेरिकी संविधान का निर्माण 1787 में, अमेरिकी संविधान का निर्माण 1789 में लागू हुआ। ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। जॉर्ज वाशिंगटन दोस्तों अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बना। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। उसके बाद लेसेज फेयर मतलब मुक्त व्यापार। लेसेज फेयर मतलब मुक्त व्यापार।
के सिद्धांत का प्रतिपादन एडम स्मिथ ने किया था। लेसिस फेयर के सिद्धांत का प्रतिपादक एडम स्मिथ थे। लेसिस फेयर मतलब दोस्तों, लेसिस फेयर का मतलब मुक्त व्यापार। लेसिस फेयर, लेसिस फेयर मतलब मुक्त व्यापार। इसका सिद्धांत ना दोस्तों एडम स्मिथ ने दिया था। ठीक है, आगे चलिए। आगे कहता है दोस्तों, विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 में, तो नीचे हाँ, कहता है विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 में लागू हुआ था। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 में लागू हुआ। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 में। ठीक है, विश्व का प्रथम लिखित अमेरिका में 1789 में हुआ। दोस्तों आइए 32 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि हीरे का निक्षेप निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक 2, अरे सीधा समझ नहीं, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। ये सब बकवास लिख देता है ना, माथा खराब हो जाता है। हीरे का दोस्तों सूचकांक अपवर्तनांक जो होता है ना 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा कार्बन का अपरूप है, हीरा कार्बन का अपरूप है। हीरा एक पारदर्शक पदार्थ है जिसका अपवर्तन गुणांक, इसका अपवर्तन गुणांक 2.4127 होता है, मतलब वही 4.42 आप बोल सकते हैं। चलिए आगे देखिए। हीरा के अपवर्तनांक के अधिक होने के कारण ही यह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है। ठीक है, और यह चमकीला दिखाई देता है। कहता है कि हीरा के अपवर्तनांक अधिक होने के कारण ही यह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है। ठीक है, और यह अत्यधिक चमकीला दिखाई देता है। उच्च अपवर्तन गुणांक के कारण ही यह चमकीला एवं कीमती आभूषण जेवरों बनाने में भी काम आता है। अपवर्तनांक बहुत ज्यादा होता है 2.42। हीरा विद्युत एवं ताप का कुचालक होता है। हीरा विद्युत और ताप का कुचालक होता है। शुद्ध हीरा रंगहीन एवं पारदर्शक होता है। जो शुद्ध हीरा होगा ना दोस्तों वो रंगहीन और पारदर्शक होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है तब स्थैतिक घर्षण, काइनेटिक घर्षण, रोलिंग घर्षण। ठीक है, एक क्या लिख दिया है कि एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है तब स्थैतिक घर्षण सबसे ज़्यादा होगा, काइनेटिक घर्षण उससे कम और रोलिंग घर्षण सबसे कम। ध्यान से दीजिएगा। कहता है कि यही बात कह रहा है कि एक कार जब एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है ना तब उसका स्थैतिक घर्षण सबसे अधिक होगा। सबसे अधिक स्थैतिक घर्षण, उसके बाद काइनेटिक घर्षण, तब लास्ट में रोलिंग घर्षण। सबसे अधिक स्थैतिक घर्षण होगा, फिर काइनेटिक घर्षण होगा, फिर रोलिंग घर्षण होगा। ठीक है, अच्छा। संपर्क में रखी दो वस्तु के बीच एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है, बल का ही घर्षण बल कहलाता है। संपर्क में रखी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति के कारण वस्तु का विरोध करता है, यह बल घर्षण बल कहलाता है दोस्तों। ठीक है, घर्षण बल माने फ्रिक्शनल फोर्स। घर्षण बल की दिशा सदैव ही वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होती है। इसको तो आप लोग जानते ही हैं। घर्षण बल की दिशा जो है सदैव वस्तु की जो गति होगा ना उसको उल्टा दिशा में कार्य करेगा। लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। लोटनी घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। लोटनी घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे ज़्यादा होता है। स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे ज़्यादा होता है। स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे ज़्यादा होता है। घर्षण बल के अभाव में चलना संभव नहीं है। अब जानते हैं घर्षण बल कम होने पर गाड़ी की पहिया सड़क पर फिसलने लगता है, ये जानते हैं। आइए 34 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा भारत में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किया प्रावधान किया गया है। सातवां संविधान संशोधन 1956 द्वारा सातवां संविधान संशोधन 1956 द्वारा भारत में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त प्रावधान किया गया है। सातवां संविधान संशोधन 1956 द्वारा भारत में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए सातवां संविधान संशोधन 1956 द्वारा भारत में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है। सातवां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा संविधान में भाग 17 में अनुच्छेद 350 से ख जोड़ा गया। देखिए सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में हुआ ही जानते हैं। इसी के माध्यम से भाग 17 में अनुच्छेद 350 ख जोड़ा गया। कहता है कि संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में भाग 17 में अनुच्छेद 350 के ख जोड़ा गया। इसको याद हो गया, आगे चलिए। कहता है दोस्तों कि कार्य राष्ट्रपति को
भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन स्थिति का रिपोर्ट देना होता है। इस अधिकारी को भाषाई अल्पसंख्यक के लिए आयुक्त पदनाम दिया गया है। इस अधिकारी को भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त का नाम दिया गया है। ठीक है, इस आयुक्त का नाम मुख्यालय प्रयागराज में है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। क्या क्या उतना अच्छा से दोस्तों सब कुछ तो दिया ही हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसमें हमको लग रहा है, जैसे कि यहाँ देखिए कहता है ना, इस आयुक्त, किस आयुक्त की बात कर रहा है, अल्पसंख्यक आयुक्त की। अच्छा, देखिए कहता है कि इस आयुक्त का मुख्यालय दोस्तों प्रयागराज में है। आयुक्त अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन अल्पसंख्यकों के मामलों मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रेषित करता है। आयुक्त आयुक्त अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन जो है दोस्तों, वो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रेरित करता है। ठीक है दोस्तों, भाषाई अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्यानुसार किया जाता है। भाषाई अल्पसंख्यकों का जो निर्धारण है दोस्तों, वो राज्य के अनुसार किया जाता है। भाषाई अल्पसंख्यक, यह लोगों का वह समूह है जिसकी मातृभाषा राज्य की सबसे प्रमुख भाषा या राज्य की किसी एक भाषा की सबसे प्रमुख भाषा से अलग होती है। भाषाई अल्पसंख्यक क्या कहता है कि यह लोगों का वह समूह है जिसकी मातृभाषा राज्य की सबसे प्रमुख भाषा या राज्य की किसी एक भाषा की सबसे प्रमुख भाषा से अलग होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर। कहता है कि दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में करवाया था। कुतुबुद्दीन कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसके स्मृति में? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में। कुतुबुद्दीन कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। क्यों किया था? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में करवाया था। इसका निर्माण इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ है। इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के शासनकाल में पूरा हुआ। इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के शासनकाल में पूरा हुआ। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफी हानि पहुंची थी। फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में जो कुतुब मीनार है ना, उसकी चौथी मंजिल को काफी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के पुनर्निर्माण के साथ साथ पांचवी मंजिल का भी निर्माण करवाया। समझिएगा, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कुतुब मीनार की चौथी मंजिल को काफी हानि पहुंचाया गया था। इस पर फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल के पुनर्निर्माण भी किया, उसके साथ पांचवी मंजिल का भी निर्माण करवाया था। अगला देखिएगा 36 नंबर। कहता है दोस्तों कि मुगल काल में प्रचलित दहसाला प्रणाली भू राजस्व प्रणाली थी। मुगल काल में जो दहसाला प्रणाली थी ना दोस्तों, वो भू राजस्व प्रणाली था। ठीक है, दहसाला प्रणाली क्या था? भू राजस्व प्रणाली था। अकबर व उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में राजस्व निर्धारण की चार प्रमुख प्रणाली थी। अकबर और उसके उत्तराधिकारी के शासनकाल में राजस्व निर्धारण की चार प्रमुख प्रणाली था। अकबर और उसके उत्तराधिकारी के शासनकाल में राजस्व निर्धारण की चार प्रमुख प्रणाली था। दहसाला प्रणाली या जफ्ती प्रणाली, बटाई, ठीक है, गल्ला बख्शी या माओली प्रणाली, कानूकुत प्रणाली, नस्क प्रणाली। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा क्या कहता है। अकबर व उसके उत्तराधिकारी के शासनकाल में राजस्व निर्धारण की चार मुख्य प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है, दहसाला प्रणाली या जब्ती प्रणाली, दहसाला प्रणाली या जब्ती प्रणाली, बटाई गल्ला बख्शी या माओली, बटाई गल्ला बख्शी या माओली, बटाई गल्ला बख्शी या माओली, कानकुत प्रणाली और नस्क प्रणाली। इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 था दोस्तों। आइए थोड़ा सा बड़ा कर दे इसको और देखेंगे। सबसे पहले दहसाला प्रणाली क्या है? इसे जब्ती या आईने दहसाला के नाम से जानते हैं। इसे जब्ती या आईने दहसाला के नाम से जाना जाता है। इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता टोडरमल था। जो दहसाला प्रणाली है ना, उसके वास्तविक प्रणेता दोस्तों टोडरमल थे। दहसाला प्रणाली के वास्तविक प्रणेता दोस्तों टोडरमल थे। इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। अब देखिए, दहसाला प्रणाली था ना, उसका वास्तविक प्रणेता तो दोस्तों टोडरमल था ना, इसीलिए इस दहसाला प्रणाली को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसे रैयतवारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। इस दहसाला प्रणाली को रैयतवारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। दहसाला प्रणाली को रैयतवारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है।
और इस दहसाला प्रणाली को टोडरमल बंदरगाह भी कहते हैं और इसे रैयतवाड़ी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि अकबर ने 1580 में इसे लागू किया था। ठीक है, किसको? दहसाला प्रणाली को। अकबर ने 1580 में दहसाला प्रणाली को लागू किया, जिसमें स्थानीय कीमत, उत्पादन, उत्पादकता आदि के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया था। अकबर ने 1580 में इसे लागू किया। अकबर ने 1580 में इसे लागू किया, जिसमें स्थानीय कीमतों, उत्पादन, उत्पादकता आदि के आंकड़े का विश्लेषण किया गया था। अकबर ने 1580 में इसे लागू किया। अकबर ने 1580 में इसे लागू किया। ठीक है, इसको दहसाला प्रणाली को, जिसमें स्थानीय कीमत, उत्पादन, उत्पादकता आदि के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। दहसाला प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों पर पिछले 10 वर्षों पर लगने वाले राजस्व का औसत निकाला गया और पिछले 10 वर्ष के उत्पादक का औसत निकालकर उसका 1/3 भू राजस्व निर्धारित किया गया। समझिएगा, दहसाला प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसल पर पिछले 10 वर्षों में लगने वाले राजस्व का औसत निकाला गया। दहसाला प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों पर पिछले 10 वर्षों में लगने वाले राजस्व का औसत निकाला गया और पिछले 10 वर्षों के उत्पादन का औसत निकालकर उसका 1/3 भू राजस्व निर्धारण किया गया। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा। दहसाला प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसल पर पिछले 10 वर्षों में लगने वाले राजस्व का औसत और पिछले 10 वर्षों में उत्पादन का औसत दोनों को निकालकर उसका 1/3 भू राजस्व निर्धारित किया गया। अकबर के समय में यह प्रणाली उसके 8 प्रांत, देखिएगा, अकबर के समय यह जो प्रणाली था दहसाला प्रणाली, उस समय 8 प्रांत, बिहार, इलाहाबाद, मालवा, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर और मुल्तान में लागू था। याद कीजिएगा दोस्तों, ये दहसाला प्रणाली था ना, दहसाला प्रणाली, वो कहाँ कहाँ लागू था? तो दहसाला प्रणाली दोस्तों, अकबर के समय यह प्रणाली उसके 8 प्रांत में, अकबर के 8 प्रांत जैसे बिहार, इलाहाबाद, मालवा, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर और मुल्तान में लागू था। कहाँ कहाँ? बिहार, इलाहाबाद, मालवा, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान। बिहार, इलाहाबाद, मालवा, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर और मुल्तान में दोस्तों यह दहसाला प्रणाली लागू था। बटाई क्या था? मुगल काल में कर निर्धारण की प्रणाली में सबसे पुरानी व समान प्रणाली। मुगल काल में कर निर्धारण की प्रणाली में सबसे पुरानी व समान प्रणाली बटाई था। मुगल काल में कर निर्धारण की प्रणाली में सबसे पुरानी व समान प्रणाली था बटाई प्रणाली। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कहता है कि इस प्रणाली के अंतर्गत फसल का किसान और राज्य के बीच एक निश्चित अनुपात में बंटवारा किया जाता था। इसमें उपज के 1/3 भाग पर राज्य का अधिकार होता था। जो होता था बटाई, इसमें उपज के 1/3 भाग पर राज्य का अधिकार होता था। ठीक है, उपज का जो 1/3 भाग था उस पर राज्य का अधिकार होता था। ठीक है, इसमें बटाई में, इस प्रणाली के तहत राजस्व का निर्धारण 3 प्रकार से होता था। इस बटाई में जो है दोस्तों, बटाई में दोस्तों राजस्व का निर्धारण 3 प्रकार से होता था। खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। कहता है बटाई के तहत ना दोस्तों राजस्व का निर्धारण 3 प्रकार से होता था। खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। यह प्रणाली सिंध, काबुल के कुछ भाग, कंधार तथा कश्मीर में लागू था। यह प्रणाली जो था ना दोस्तों, बटाई वाला, वह सिंध, काबुल के कुछ भाग, कंधार तथा कश्मीर में लागू था। सिंध, काबुल के कुछ भाग, कंधार तथा कश्मीर में लागू था। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। उपरोक्त विकल्पों में बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है। देखिए, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल दोस्तों कबड्डी है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। इजराइल, फ्रांस, मॉरिशस, स्वीडन, उरुग्वे, स्कॉटलैंड आदि देशों का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। इजराइल का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। इजराइल का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। फ्रांस का फुटबॉल, फ्रांस का फुटबॉल, फ्रांस का फुटबॉल। मॉरिस का फुटबॉल, मॉरिशस का फुटबॉल, मॉरिशस का फुटबॉल। स्वीडन का फुटबॉल, स्वीडन का फुटबॉल, स्वीडन का फुटबॉल, स्वीडन का फुटबॉल। उरुग्वे का फुटबॉल, उरुग्वे का फुटबॉल, उरुग्वे का फुटबॉल। स्कॉटलैंड का दोस्तों राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। ठीक है, तो इजराइल का फुटबॉल, फ्रांस का फुटबॉल, मॉरिशस का फुटबॉल, स्वीडन का फुटबॉल, उरुग्वे का फुटबॉल, स्कॉटलैंड का फुटबॉल। लेकिन बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। बांग्लादेश का दोस्तों राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। फुटबॉल खेल फील्ड परिसर में, फुटबॉल खेल फील्ड परिसर में
फुटबॉल खेल फील्ड परिसर में खेला जाता है तथा इस खेल में प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में भी दोस्तों 11 खिलाड़ी होते हैं। देखिए, भारत का जो है ना फील्ड हॉकी है। भारत का दोस्तों ये राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अमेरिका का बेसबॉल है। अमेरिका का बेसबॉल है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी 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 है। दक्षिण कोरिया का ताइक्वांडो है। दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल ताइक्वांडो है। दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल ताइक्वांडो है। दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल ताइक्वांडो है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी 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 है। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल सेपक टकरा है। किक वॉलीबॉल जिसको बोल सकते हैं। मलेशिया का दोस्तों राष्ट्रीय खेल सेपक टकरा है। मलेशिया का जो दोस्तों राष्ट्रीय खेल है वो सेपक टकरा है। कि वॉलीबॉल बोल सकते हैं। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल गोल्फ है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल गोल्फ है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल गोल्फ है। पाकिस्तान का हॉकी है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है दोस्तों। बांग्लादेश का कबड्डी है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि अन्नपूर्णा की शुरुआत 2000 में की गई थी। अन्नपूर्णा की शुरुआत 2000 में हुआ था। अन्नपूर्णा की शुरुआत 2000 में हुआ था। अन्नपूर्णा की शुरुआत 2000 ईस्वी में हुआ था। गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित योजना एवं उसके प्रारंभ वर्ष। दोस्तों मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977 से 78 में। मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977-78 में। मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977-78 में। मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977-78 में। काम के बदले अनाज 1977-78 में। काम देखिए, तीन गो चीज देखिए, मरुभूमि विकास, काम के बदले अनाज, अंत्योदय योजना, ये सब 1977-78 में ही हुआ था। मरुभूमि विकास कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, अंत्योदय योजना कार्यक्रम 1977-78 में दोस्तों हुआ था, तो याद रखिएगा। आगे चलिए। ट्राइसेम योजना दोस्तों कहता है, ट्राइसेम योजना 1979 में हुआ है। ट्राइसेम योजना 1979 में हुआ है। ट्राइसेम योजना 1979 में हुआ है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 में हुआ है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 में हुआ है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 में हुआ है। DWCRA 1982 में। DWCRA 1982 में। DWCRA 1982 में। DWCRA 1982 में। इंदिरा आवास योजना दोस्तों 1985-86 में। इंदिरा आवास योजना 1985-86 में। इंदिरा आवास योजना 1985-86 में। एक बार फिर से देखेंगे, ट्राइसम योजना 1979 में। ट्राइसम योजना 1979 में। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 में। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 में। DWCRA दोस्तों 1982 में। DWCRA 1982 में। इंदिरा आवास योजना 1985-86 में। इंदिरा आवास 1985-86 में। जवाहर रोजगार योजना 1989 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 में। नेहरू रोजगार योजना 1989 में। जवाहर रोजगार और नेहरू रोजगार 1989 में। 10 लाख कुआं योजना 1988-89 में। 10 लाख कुआं जो है ना दोस्तों, एक सेकेंड कहाँ चला गया। हाँ, यहाँ पे देखिएगा। अ, हम्म 10 लाख कुआं योजना जो है दोस्तों, अच्छा, 10 लाख कुआं तो 88-89 में है ना, लेकिन इंदिरा आवास 85-86 में, ठीक है। तो 10 लाख कुआं योजना 1988-89 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1983 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में। रोजगार आश्वासन योजना 1993 में। रोजगार आश्वासन योजना दोस्तों 1993 में। रोजगार आश्वासन योजना 1993 में। रोजगार आश्वासन योजना 1993 में। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 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 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना 1999 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना 1999 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना 1999 में। अच्छा, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000
2000-2001 में, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 से 2001, अंत्योदय अंत्योदय 2000 में, अंत्योदय अन्न योजना 2000 में, अंत्योदय योजना 2002 में, 2000 में, अजय आश्रय बीमा योजना 2001-2 में, आश्रय बीमा योजना 2001-2 में, आश्रय बीमा योजना 2002 1-2 में, आश्रय बीमा योजना 2001-2 में, जेपी रोजगार गारंटी योजना 2002-3 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 में, भारत निर्माण कार्यक्रम 2005-6 में, भारत निर्माण कार्यक्रम 2005-6 में, भारत निर्माण कार्यक्रम 2005-6 में, मनरेगा 2006 में आया था, मनरेगा 2006 में आया था। दोस्तों इसको याद रखें। 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात जयप्रकाश नारायण, सूरज नारायण सिंह, रामानंद मिश्रा और योगेंद्र शुक्ला ने हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर भागने में सफलता प्राप्त किया। फिर से देखिएगा। 9 नवंबर 1942 को 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात जयप्रकाश नारायण, सूरज नारायण सिंह, रामानंद मिश्रा, योगेंद्र शुक्ल, कौन कौन? जयप्रकाश नारायण, सूरज नारायण, रामानंद मिश्रा, योगेंद्र शुक्ल ने हजारीबाग जेल से दीवार फांदकर भागने में सफलता प्राप्त की। मार्च 1943 को नेपाल के राजविलास जंगल में आजाद दस्ता का गठन किया था। मार्च 1943 में नेपाल के राजविलास जंगल में आजाद दस्ता का गठन हुआ था। मार्च 1943 को नेपाल के राजविलास जंगल में आजाद दस्ता का गठन हुआ था। मार्च 1943 को नेपाल के राजविलास जंगल में आजाद दस्ता का गठन हुआ था। दोस्तों आजाद दस्ता का संचालन बकरी का टापू नामक स्थान से किया गया। आजाद दस्ता का संचालन बकरी का टापू नामक स्थान से किया गया। आजाद दस्ता का संचालन बकरी के टापू नामक स्थान से किया गया। एक बिहार प्रांतीय आजाद दस्ता का भी गठन किया गया था। बिहार में भी बिहार प्रांतीय आजाद दस्ता का गठन किया गया था। ठीक है। एक बिहार प्रांतीय आजाद दस्ता का भी गठन किया गया था। प्रांतीय बिहार आजाद दस्ता का संयोजक सूरज नारायण सिंह बनाए गए थे। प्रांतीय बिहार आजाद दस्ता का संयोजक सूरज नारायण सिंह। प्रांतीय बिहार आजाद दस्ता का संयोजक सूरज नारायण सिंह। प्रांतीय बिहार आजाद दस्ता का संयोजक सूरज नारायण सिंह थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। रेडियो एवं प्रचारण प्रमुख। रेडियो एवं प्रचार विभाग के प्रमुख राम मनोहर लोहिया थे। रेडियो एवं प्रचार विभाग के प्रमुख राम मनोहर लोहिया थे। रेडियो एवं प्रचार विभाग के प्रमुख रेडियो एवं प्रचार विभाग के प्रमुख राम मनोहर लोहिया थे। 1943 में आजाद दस्ता का प्रथम प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 1943 में आजाद दस्ता का प्रथम प्रशिक्षण शिविर का आयोजन नेपाल के राजा विलास जंगल में हुआ था। नेपाल के, एक बार देखिए अच्छे से थोड़ा सा, कहता है कि 1943 में आजाद दस्ता का प्रथम प्रशिक्षण शिविर 1943 में आजाद दस्ता का प्रथम प्रशिक्षण शिविर का आयोजन नेपाल के राजविलास जंगल में हुआ था। 1943 में आजाद दस्ता का प्रथम प्रशिक्षण शिविर का आयोजन नेपाल के राजविलास जंगल में हुआ था। इस प्रशिक्षण शिविर के निदेशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। ठीक है, एक बार फिर हम बोलेंगे इसको। 1943 में आजाद दस्ता का प्रथम प्रशिक्षण शिविर का आयोजन नेपाल के राजविलास जंगल में हुआ था और इस प्रशिक्षण के निदेशक दोस्तों सरदार नित्यानंद सिंह थे। इसको याद रखिएगा। और इसमें बिहार के 25 युवकों को आग्नेय शस्त्र चलाने की शिक्षा दी गई थी। इसमें जो चला था दोस्तों, जो चला था प्रशिक्षण शिविर, आजाद दस्ता का प्रथम प्रशिक्षण शिविर चला था। इसमें बिहार के 25 युवकों को आग्नेय शस्त्र चलाने की शिक्षा दी गई थी। देखिए ये जो था ना दोस्तों, ये 3 तरह से अपनी कार्यवाही करता था। कौन? आजाद दस्ता। आजाद दस्ता 3 तरह से अपनी कार्यवाही करता था। सबसे पहले यातायात के साधन पर को क्षति पहुंचाता था, संचार साधन को नष्ट करता था, औद्योगिक प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता था। आजाद दस्ता जो था ना दोस्तों, सबसे पहले यातायात के साधन को क्षति पहुंचाता था, संचार साधन को भी नष्ट करता था और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को भी नष्ट करने का काम करता था। दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किससे कौन सा बीमारी होता है? देखिए, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से, मलेरिया होगा प्रोटोजोआ से। डेंगू मच्छर से होगा, वायरस, मच्छर फैलाने वाला वायरस से। हैजा बैक्टीरिया से होगा, हैजा बैक्टीरिया से होगा। दम्मा फफूंद से होगा, हैजा दोस्तों बैक्टीरिया से होगा, हैजा बैक्टीरिया से होता है।
हैजा बैक्टीरिया से होता है। दम्मा फफूंद से क्षय रोग बैक्टीरिया से होता है। ये चीज़ आप जानते हैं। अगला है दोस्तों कि मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ द्वारा होता है। मलेरिया जो है ना वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। डेंगू डेंगू एडिज मच्छर के द्वारा वायरस से फैलता है। डेंगू एडिज मच्छर द्वारा दोस्तों वायरस से फैलता है। डेंगू एडिज मच्छर के द्वारा वायरस से फैलता है। हैजा जो है ना विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। हैजा विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। हैजा विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। एक क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ये भी बैक्टीरिया से। क्षय रोग मतलब टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। एक बार फिर से देखिए मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ द्वारा होता है। डेंगू एडिस मच्छर द्वारा वायरस से फैलता है। हैजा विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। हैजा विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। क्षय रोग टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। करेंट अफेयर को छोड़िए। करेंट अफेयर को छोड़िए। करेंट अफेयर को छोड़ दीजिए दोस्तों। एकदम छोड़ते चलना है। ठीक है। ये थोड़ा सा हमको लग रहा है यूपीआई को। नहीं नहीं इसको छोड़िए। सब का सब करेंट अफेयर है दोस्तों। ठीक है इसको छोड़िए। अब आते हैं हम 43 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कहता है कि मध्य प्रदेश में स्थानांतरित जो कृषि है ना उसको बेबर दहिया कहा जाता है। मध्य प्रदेश का जो स्थानांतरित कृषि है दोस्तों वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश में जो स्थानांतरित कृषि है उसको बेबर या दहिया कहा जाता है। स्थानांतरण कृषि कृषि की आदम प्राचीन विधि है। यानी कृषि की दोस्तों वो प्राचीन विधि है। कृषि की दोस्तों प्राचीन विधि है। कृषि की प्राचीन विधि है। कृषि की प्राचीन विधि है। इसको याद रखिएगा। इसमें किसी विशेष क्षेत्र से जंगलों को काटकर जलाकर इसमें किसी विशेष क्षेत्र में जंगलों को काटकर जलाकर साफ कर उस कृषि की जाती है तथा कुछ वर्ष बाद उसे छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। यही है। इसका अन्य नाम कर्तन दहन कृषि भी है दोस्तों। इसका अन्य नाम कर्तन दहन कृषि भी है। विभिन्न क्षेत्रों से इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश में पारंपरिक लोक नृत्यों में मुख्य रूप से मटकी नृत्य राई नृत्य और गैर नृत्य शामिल होता है। मटकी नृत्य कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। मटकी नृत्य कहता है दोस्तों मटकी नृत्य जो है मध्य प्रदेश में होता है। राई नृत्य भी मध्य प्रदेश में होता है। और गौर नृत्य भी दोस्तों मध्य प्रदेश में। मटकी नृत्य मध्य प्रदेश में। मटकी नृत्य मध्य प्रदेश में। राई नृत्य मध्य प्रदेश में। राई नृत्य मध्य प्रदेश में। राई नृत्य मध्य प्रदेश में। गौर नृत्य भी मध्य प्रदेश में होता है। गौर नृत्य दोस्तों मध्य प्रदेश में होता है। देखिए स्थानांतरण कृषि का अलग अलग नाम देखेंगे। उत्तर पूर्वी राज्य में कहते हैं झूम कृषि। उत्तर पूर्वी राज्य में लोग इसको झूम कृषि कहता है। उत्तर पूर्वी राज्य में झूम कृषि। उत्तर पूर्वी राज्य में झूम कृषि। पश्चिमी घाट में कुमारी कहते हैं स्थानांतरित कृषि को। आप जानते हैं ना। पश्चिमी घाट में कुमारी कहते हैं। पश्चिमी घाट में इसको कुमारी कहा जाता है। पश्चिमी घाट में कुमारी कहते हैं। आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेंडा। आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेंडा। आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा। आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा। छत्तीसगढ़ में दीपा। छत्तीसगढ़ में दीपा। छत्तीसगढ़ में दीपा। झारखंड में कुरुवा। झारखंड में कुरुवा। मणिपुर में पलामू। मणिपुर में पलामू। मणिपुर में पलामू। मणिपुर में पलामू। दोस्तों उड़ीसा में कहते हैं पामा डबी या कामन या विंग। उड़ीसा में कहते हैं पामा डबी कामन या विंग। राजस्थान में कहते हैं वलरे वाल्टरे। राजस्थान में जो कृषि होती है वो स्थानांतरित कृषि उसको वालरे या वाल्टरे कहते हैं। मध्य प्रदेश में बेवर दहिया कहते हैं। एक बार फिर से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। उत्तर पूर्वी राज्य में झूम कृषि कहते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य में झूम कृषि कहते हैं। पश्चिमी घाट में कुमारी कहते हैं। पश्चिमी घाट में इसको कुमारी कहते हैं। आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा कहते हैं। आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा कहते हैं। छत्तीसगढ़ में दीपा कहते हैं। छत्तीसगढ़ में दीपा कहते हैं। झारखंड में कुरुवा कहते हैं। झारखंड में कुरुवा कहते हैं। झारखंड में कुरुवा कहते हैं। मणिपुर में पालमू कहते हैं। मणिपुर में पालमू कहते हैं दोस्तों। अगला देखिए कहता है उड़ीसा में पामाडबी कामन विंग। उड़ीसा में पामाडबी कामन विंग। उड़ीसा में पामाडमी कामन विंग कहते हैं। राजस्थान में
वालरे या वाल्टर है, राजस्थान में वालरे या वाल्टर है, राजस्थान में वालरे या वाल्टर है, मध्य प्रदेश में बेबर दहिया, मध्य प्रदेश में बेबर दहिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। विश्व के विभिन्न भागों में झूम कृषि के नाम। विश्व के विभिन्न भागों में झूम कृषि के नाम। वियतनाम में दोस्तों रे कहते हैं, वियतनाम में रे कहते हैं। वियतनाम में जो झूम कृषि होता है ना उसको रे बोलते हैं। वियतनाम में जो झूम कृषि होता है उसको रे बोलते हैं। मैक्सिको एवं मध्य अमेरिका के झूम कृषि को मिल्पा कहते हैं। मैक्सिको एवं मध्य अमेरिका के झूम कृषि को मिल्पा कहते हैं। मैक्सिको एवं मध्य अमेरिका के झूम कृषि को मिल्पा कहते हैं। ब्राजील के झूम कृषि को रोका 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 कहते हैं। इंडोनेशिया व मलेशिया के झूम कृषि को लदांग कहते हैं। इंडोनेशिया व मलेशिया के झूम कृषि को लदांग कहते हैं। इंडोनेशिया व मलेशिया के झूम कृषि को लदांग कहते हैं। इंडोनेशिया व मलेशिया के झूम कृषि को लदांग कहते हैं। थाईलैंड के झूम कृषि को तमराई कहते हैं। थाईलैंड के जो झूम कृषि को तमरांग कहते हैं। थाईलैंड के झूम कृषि को तमरांग कहते हैं। थाईलैंड के झूम कृषि को तमरांग कहते हैं दोस्तों। जावा एवं इंडोनेशिया के झूम कृषि को हुमा कहते हैं। जावा एवं इंडोनेशिया के झूम कृषि को हुमा कहते हैं। जावा एवं इंडोनेशिया के झूम कृषि को हुमा कहते हैं। जावा एवं इंडोनेशिया के झूम कृषि को हुमा कहते हैं। फिलीपींस के झूम कृषि को कैनिंग कहेंगे। फिलीपींस के झूम कृषि को कैनिंग बोलेंगे। फिलीपींस के झूम कृषि को कैनिंग बोलेंगे। श्रीलंका के झूम कृषि को दोस्तों चेना बोलेंगे। श्रीलंका के झूम कृषि को चेना बोलेंगे। श्रीलंका के झूम कृषि को चेना बोलेंगे। श्रीलंका के झूम कृषि को चेना बोलते हैं। श्रीलंका के झूम कृषि को चेना कहते हैं। श्रीलंका के झूम कृषि को चेना कहते हैं। कांगो के झूम कृषि को मसोले कहते हैं। कांगो के झूम कृषि को मसोले बोलते हैं। कांगो के झूम कृषि को मसोले बोलेंगे। कांगो के झूम कृषि को दोस्तों मसोले कहते हैं। वेनेजुएला के झूम कृषि को कुनोको कहते हैं। वेनेजुएला के झूम कृषि को कुनेको कहते हैं। वेनेजुएला के झूम कृषि को कुनोको कहते हैं दोस्तों। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे। देखिए, वियतनाम के झूम कृषि को रे बोलेंगे। वियतनाम के झूम कृषि को रे बोलेंगे। मैक्सिको एवं मध्य अमेरिका के झूम कृषि को मिल्पा कहते हैं। मैक्सिको एवं मध्य अमेरिका के झूम कृषि को मिल्पा। ब्राजील के झूम कृषि को रोका। ब्राजील के झूम कृषि को रोका। इंडोनेशिया मलेशिया के झूम कृषि को लदांग। इंडोनेशिया मलेशिया के झूम कृषि को लदांग। थाईलैंड के झूम कृषि को तमराई। थाईलैंड के झूम कृषि को तमराई। जावा व इंडोनेशिया के झूम कृषि को हुमा। जावा व इंडोनेशिया के झूम कृषि को हुमा। फिलीपींस के झूम कृषि को कैनिंग। फिलीपींस के झूम कृषि को कैनिंग कहेंगे दोस्तों। श्रीलंका के झूम कृषि को दोस्तों चेना कहेंगे। श्रीलंका के झूम कृषि को चेना कहते हैं। कांगो के झूम कृषि को मसोले कहेंगे। कांगो के झूम कृषि को मसोले कहेंगे। वेनेजुएला के झूम कृषि को कुनोको कहेंगे। वेनेजुएला के झूम कृषि को कुनोको कहेंगे दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है कि अलीनगर की संधि रॉबर्ट क्लाइव तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अलीनगर की संधि रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अलीनगर की संधि रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अलीनगर की संधि के तहत अंग्रेजों को कलकत्ता में किलाबंदी करने का तथा सिक्का ढालने का अधिकार दिया गया। अलीनगर की संधि सबसे पहले किसके किसके बीच हुआ? रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। तो अलीनगर की संधि के तहत अंग्रेजों को कलकत्ता में किलाबंदी करवाने का तथा सिक्का ढालने का अधिकार दिया गया। सिराजुद्दौला मनिक चंद को कोलकाता का प्रभारी बनाया। सिराजुद्दौला ने मनिक चंद को कलकत्ता का प्रभारी प्रभारी बनाया था। सिराजुद्दौला ने मनिक चंद को कलकत्ता का प्रभारी बनाया था तथा कलकत्ता का नाम अलीनगर रखा और कलकत्ता का नाम अलीनगर रखा। लेकिन मनिक चंद ने रिश्वत लेकर किला अंग्रेजों को सौंप दिया। फिर से देखिएगा, सिराजुद्दौला जो था उसका उसने मनिक चंद को कलकत्ता का प्रभारी बनाया। समझ गए, मनिक चंद को कलकत्ता का प्रभारी बनाया। कलकत्ता का नाम अलीगढ़ रखा गया और कोलकाता का नाम अलीनगर रखा। लेकिन मनिक चंद ने रिश्वत लेकर किला अंग्रेजों को सौंप दिया। और महत्वपूर्ण संधि हुआ है वो देखेंगे। लाहौर की संधि 9 मार्च 1946 को ईस्ट इंडिया कंपनी तथा पंजाब के राजा दिलीप सिंह के बीच हुआ है। लाहौर की संधि 9 मार्च 1946 को ईस्ट इंडिया कंपनी तथा पंजाब के राजा दिलीप सिंह के बीच हुआ है। लाहौर की संधि 9 मार्च 1946 को ईस्ट इंडिया कंपनी और पंजाब के राजा दिलीप सिंह के बीच हुआ था। भैरववाल की संधि 1846 में, इसमें राजा दिलीप सिंह का संरक्षण के लिए अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। भैरववाल की संधि 1846 में हुआ था।
भैरोवाल की संधि 1848, इसके तहत राजा दिलीप सिंह का संरक्षण के लिए अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। भौरोवाल की संधि 1846 में भौरोवाल की संधि 1846 में हुआ है। इसके तहत राजा दिलीप सिंह का संरक्षण के लिए अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया था। सूरत की संधि 1775 में हुआ था, रघुनाथ राव तथा अंग्रेज के बीच। देखिए सूरत की संधि दोस्तों, सूरत की संधि हुआ है, सूरत की संधि 1775 में, सूरत की संधि 1775 में रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच। सूरत की संधि 1775 में रघुनाथ राव और अंग्रेज के बीच। सालाबाई की संधि 1782 में सिंधिया के मध्यस्थता तथा पूना दरबार तथा अंग्रेज के बीच। सालाबाई की संधि 1782 को सिंधिया के मध्यस्थता से पूना दरबार तथा अंग्रेजों के बीच। देखिए सालाबाई की संधि 1782 में हुआ था, पूना दरबार तथा अंग्रेज के बीच, लेकिन सिंधिया जो है ना इसमें बीच में था, उसकी मध्यस्थता थी। तो सालाबाई की संधि 1782 में बीच में कौन था? सिंधिया मध्यस्थता कर रहा था, सिंधिया। और किसके किसके बीच हुआ? तो पूना दरबार और अंग्रेजी सेना के बीच। बसीन की संधि 1802 में बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेज के बीच। बसीन की संधि 1802 में बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेज के बीच। बसीन की संधि 1802 में बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेज के बीच। बसीन की संधि 1802 में बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेज के बीच। बसीन की संधि 1802 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच। देवगांव की संधि 1803 में भोसले तथा अंग्रेज के बीच। देवगांव की संधि 1803 में भोसले तथा अंग्रेज के बीच। देवगांव की संधि 1803 में भोसले तथा अंग्रेज के बीच। देवगांव की संधि 1803 में भोसले और अंग्रेज के बीच। देवगांव की संधि 1803 में भोसले और अंग्रेज के बीच। सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803 में सिंधिया और अंग्रेज के बीच। सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803 में सिंधिया और अंग्रेज के बीच। सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803 में सिंधिया और अंग्रेज के बीच। सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803 में सिंधिया और अंग्रेज के बीच हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक बार फिर से देखेंगे दोस्तों शुरू से। देखिए क्या कहता है। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को ईस्ट इंडिया कंपनी तथा पंजाब के राजा दिलीप सिंह के बीच। भैरोवाल की संधि 1846 में राजा दिलीप सिंह का संरक्षण के लिए अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। ठीक है। अच्छा तीसरा, सूरत की संधि 1775 में होता है, रघुनाथ राव और अंगराज के बीच। सूरत की संधि 1775 में रघुनाथ राव और अंग्रेज के बीच। सालाबाई की संधि 1782 में सिंधिया की मध्यस्थता से पूना दरबार और अंग्रेजों के बीच। बसीन की संधि 1802 में बाजीराव द्वितीय अंग्रेज के बीच। बसीन की संधि 1802 में बाजीराव अंग्रेज के बीच, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच। देवगांव की संधि 1803 में भोसले तथा अंग्रेज के बीच। सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803 में सिंधिया और अंग्रेज के बीच हुआ था, तो याद रखिएगा। चलिए अगला कहता है, फिर संधि ये है, राजपुर घाट की संधि 1805 में होलकर एवं अंग्रेज के बीच। राजपुर घाट की संधि 1805 में होलकर और अंग्रेज के बीच। राजपुर घाट की संधि 1805 में होलकर और अंग्रेज के बीच। नागपुर की संधि 1816 में भोसले और अंग्रेज के बीच। नागपुर की संधि 1816 में भोसले और अंग्रेज के बीच। नागपुर की संधि 1816 में भोसले और अंग्रेज के बीच। ग्वालियर की संधि 1817 में सिंधिया और अंग्रेज के बीच। ग्वालियर की संधि 1817 में सिंधिया और अंग्रेज के बीच। ग्वालियर की संधि 1817 में सिंधिया और अंग्रेज के बीच। देखिए राजपुर घाट की संधि 1805 में होलकर और अंग्रेज के बीच। राजपुर घाट की संधि 1805 में होलकर और अंग्रेज के बीच। नागपुर की संधि 1816 में भोसले और अंग्रेज के बीच। नागपुर की संधि 1816 में भोसले और अंग्रेज के बीच। ग्वालियर की संधि 1817 में सिंधिया और अंग्रेज के बीच। ग्वालियर की संधि 1817 में सिंधिया और अंग्रेज के बीच। पूना की संधि 1817 में बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेज के बीच। पूना की संधि 1817 में बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेज के बीच। पूना की संधि 1817 में बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेज के बीच। पूना की संधि 1817 में बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेज के बीच। मंदसौर की संधि 1818 में होलकर और अंग्रेज के बीच। मंदसौर की संधि 1818 में होलकर और अंग्रेज के बीच। मंदसौर की संधि 1818 में होलकर और अंग्रेज के बीच। मंदसौर की संधि 1818 में होलकर और अंग्रेज के बीच। मंदसौर की संधि 1818 में होलकर और अंग्रेज के बीच। पुरंदर की संधि 1776 में अंग्रेज सरकार और पूना के दरबार के बीच। पुरंदर की संधि 1776 में अंग्रेजी सेना और पूना दरबार के बीच। पुरंदर की संधि 1776 में अंग्रेजी सेना और पूना दरबार के बीच। पुरंदर की संधि 1776 को अंग्रेजी सेना और पूना पूना दरबार के बीच हुआ था। पुरंदर की संधि अंग्रेजी सेना और पूना दरबार के बीच हुआ था। और साथ ही साथ पुरंदर की संधि 1765 में, पुरंदर की संधि तो यहाँ है, ये है 1776 में हुआ था। अंग्रेजी सेना 1776 वाला अंग्रेजी सेना और पूना दरबार के बीच। लेकिन पुरंदर की संधि को 1665 में हुआ था,
शिवाजी तथा मुगल सेनापति जय सिंह के बीच। तो पुरंदर की संधि 1665 वाला शिवाजी तथा मुगल सेनापति जय सिंह के बीच। पुरंदर की संधि 1665 वाला दोस्तों शिवाजी तथा मुगल सेनापति के बीच हुआ। जय सिंह, मुगल सेनापति जय सिंह, शिवाजी तथा मुगल सेनापति जय सिंह के बीच हुआ था। तो पुरंदर की दो गो संधि हुआ, एगो 1776 में तो अंग्रेजी सरकार तथा पूना दरबार के बीच। और पुरंदर की दूसरी जो संधि हुआ 1765 में शिवाजी तथा मुगल सेनापति जय सिंह के बीच हुआ था। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सेशन अच्छे से याद हो गया होगा और आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इसको आप लाइक से सब्सक्राइब करें ताकि हम ये आप लोग अच्छे से इसको प्यार देंगे तो हम क्वेश्चन बैंक को भी हम इसी तरह से, रोशन आनंद सर का क्वेश्चन बैंक को इसी तरह से करने का काम करेंगे। जय हिंद। पढ़ाई कीजिए, सोइए मत, अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए।